Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. PTV Sports के flagship football show Kickoff में खुश आमदीद. Thank you very much for joining us this evening. It's a pleasure being in front of you and discussing football as always. And league जो हैं तकरीबन जो है अपने इख्तिताम पे पहुंच चुकी हैं. We know that Liverpool have won the English Premier League and जो 3 टीमें relegate होनी थी वो भी हो चुकी हैं, namely Southampton, Leicester and Ipswich. लेकिन इस वक्त जो main story lines वो ये हैं कि कौन सी teams जो हैं English Premier League में से qualify करेंगी for the next season in Europe. This means Champions League, Europa and Conference क्योंकि because of the fact that Bournemouth ने और Brentford ने भी अपने matches जीते, so every team right now in the top half of the table is trying its best to finish as highest as they can. एंड ताकि उनको जो है अगले सीज़न जो है यूरोप का एक्शन मिल सके. सो वहाँ पे अच्छी स्टोरी लाइन्स चल रही हैं. अदरवाइज प्रीटी मच द लीग इज़ डन एंड डस्टेड फॉर दिस सीज़न. एंड आज की बड़ी खबर ये है कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, द लोकल बॉय फ्रॉम लिवरपूल, 20 साल के बाद उन्होंने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि वो इस सीज़न के एंड पे लिवरपूल को खैराबाद करेंगे. एंड वो कहाँ जाएंगे इट्स एनीबडीज गेस, बट एन एजुकेटेड गेस इज कि ही इज़ मोस्ट प्रॉबली heading to Real Madrid to join his all-time friend Jude Bellingham. तो इस पर हम डिस्कस करेंगे. एंड ऑफ कोर्स लिवरपूल को गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है स्टैमफोर्ड ब्रिज पे, और उसके बाद जाके चेल्सी जो है उनको सही तरीके से जो है कह सकते हैं ना उनकी धुलाई करता है एंड उनको रियलिटी चेक देता है कि भाई कम बैक डाउन टू अर्थ. एंड उसके साथ साथ चेल्सी जो है अपने क्रेडेंशियल्स को ज़्यादा कर देता है टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट सीजन्स चैम्पियंस लीग. सो वेरी इंटरेस्टिंग बैटल गोइंग ऑन ओवर देयर. साथ साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड 16 मैचेस अब वो हार चुके हैं सीज़न के अंदर. इस क्लब के स्टैंडर्ड के हिसाब से द मोस्ट नंबर ऑफ मैचेस दे हैव लॉस्ट इन द प्रीमियर लीग सीजन एवर. सो लॉट्स टू टॉक अबाउट देयर रिगार्डिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड द फैक्ट कि अब पूरी होप जो है वो पिन कर रहे हैं फॉर द यूरोपा फाइनल. एंड इन फैक्ट नॉट द फाइनल, अभी उनको एक और सेकंड लाइक खेलना है वर्सेस एथलेटिक बिल्बाओ. लेकिन लग रहा है कि प्रीटी मच वो जीत जाएंगे क्योंकि अब होम पर होंगे विद अ 3 गोल क्वेश्चन. एंड ये जो मैच जो वो हारे हैं वर्सेस ब्रेंटफोर्ड, इट्स द यंगेस्ट टीम दैट फील्ड इन अ वेरी लॉन्ग टाइम विद अ 17-year-old डेब्यूटेंट इज वेल, द यंगेस्ट प्लेयर टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. साथ साथ आर्सेनल ने भी अपना मैच जीता एंड कॉन्फिडेंस जारी बात है उनका डेंट हुआ होगा क्योंकि पीएसजी से हारने के बाद दे वर होपिंग कि यहाँ कम बैक हो, और तथा ने अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइड खिलाई. उसके बावजूद दे लॉस्ट टू बोर्नमथ एंड बोर्नमथ इसके साथ वो भी ट्राई कर रहा है कि यूरोप के अंदर क्वालिफाई कर जाए. ओवर इन स्पेन इट्स अ वेरी गुड बैटल गोइंग ऑन बिटवीन बार्सा एंड रियल मैड्रिड. हर वीक हम देख रहे हैं, वीकेंड पे देख रहे हैं दोनों टीमें जो हैं 3-3 पॉइंट्स ले रही हैं और 4 पॉइंट का गैप है वहाँ पे. इन इटली इट्स नेपोली लीडिंग विद अ 3 पॉइंट गैप ओवर इंटर मिलान. लेकिन नेपोली को लेके who would have thought कि a Scottish man will win the hearts of the people of Napoli and the supporters of Napoli Football Club. and वहाँ प्रॉपर एक मैकटोमिनी मेनिया चल चुका है और ये वही खिलाड़ी हैं जिनको ओल्ड ट्रैफर्ड से पिछले सीजन जो है बाहर निकाला गया था. तो वेरी इंटरेस्टिंग सीन्स ओवर देयर. एंड साथ साथ Bayern Munich, they have won the German league top flight competition for the 34th time in the history, and the 33rd time they've won the Bundesliga. एंड फाइनली उससे बड़ी न्यूज़ ये है कि हैरी केन ने एक मीनिंगफुल ट्रॉफी जो है वो अपने नाम कर ली है. सो लेट्स गेट द शो ऑन द रोड, लेट्स टू टॉक अबाउट. एंड आई हैव विद मी इन द स्टूडियो आवर यूजुअल सस्पेक्ट लुकिंग वेरी suave and very mobbed today, Mr. Abdul Latif Dadaboy. Sir, how are you? All well? All well, thank you for having me, Altamash. And you've kept it consistent. Even today your sneakers are matching your jacket. Mashallah. Altamash, thank you so much. I always say I just follow your lead. The OG, you know, the sneaker king. लेकिन even my sneakers are not matching my shirt or my jacket. So Altamash, लेकिन आप आपकी एक्स्ट्रा आगे ले गए. आपकी कलेक्शन जो है वो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है अब, thanks to this show. So, I would just like to start off with Saudi Premier League के जो क्लब है अल अहली जो AFC चैम्पियंस लीग जीता over the weekend against Kawasaki. ये अल्तमश वही क्लब है जो 2022 के अंदर सऊदी प्रीमियर लीग से रेलीगेट हो गया था. ठीक है जी, ये रेलीगेशन के बाद वापस आए हैं. फिर ऑब्वियसली पिफ ने इसको खरीदा जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इक्विटी फंड है जो सऊदी गवर्नमेंट का. अच्छा, अल अहली इसका हिस्सा है? जी जी जी. इत्तेहाद एंड Hilal and Nasr and the Al fourth Ahly. one is Ahli. Yeah. Okay. The fourth one is Al Ahly, Jeddah based club है ये भी of course. So इन्होंने जो बाइंग्स की अल्तमश सबसे मेरे ख्याल से अच्छी साबित हुई बिकॉज रोबर्टो फर्मिनो, यू नो, एडवर्ड मंडी जो उन्होंने गोलकीपर खरीदा, प्लस मारेज हो गया, आइवन टोनी हो गए. तो ये जो प्लेयर्स थे ये सही सिस्टम के अंदर बैठे और जो उनका मैनेजर है वो भी काफ़ी एक यंग सा बंदा है. ही हैज़ यू नो एक्सट्रैक्टेड द बेस्ट आउट ऑफ दिस क्लब और इनकी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली ये AFC टाइटल जीते हैं. द मोस्ट डेकोरेटेड क्लब इन सऊदी अरेबिया इज ऑब्वियसली अल हिलाल और इस वक्त सऊदी प्रीमियर लीग को भी अल इत्तेहाद लीड कर रहा है. मतलब ये नंबर 4 पे अल अहली स्टैंड कर रहा है और ऑब्वियसली नोबडी थॉट दैट अ क्लब लाइक दिस
would go on to win the title. And in the semis, they put Al Hilal out. Yes, they put Al Hilal out by a comprehensive margin. Al Hilal, the most decorated, जिसके सबसे ज़्यादा fan base strong है सऊदी अरेबिया के अंदर. बट अच्छा, एंड 2 फाइनल जो उससे पहले खेल चुके थे, 86 के अंदर भी वो फाइनलिस्ट थे, वो हारे थे. 2012 के अंदर भी वो फाइनल तक पहुंचे थे, हारे थे, कभी भी नहीं जीते थे. इनकी इतनी कोई सुपर्ब हिस्ट्री नहीं रही है as when it comes to the European, when it comes to the Asian Champions Trophy. But You never know, with the Saudi province, they will be playing in Europe very soon. You never know, of course. Pep जाके UEFA खरीद लेगा. कुछ भी हो सकता है. तो मैं इनके जो इन्वेस्टमेंट फंड है वो कुछ भी कर सकता है. बट फैंटास्टिक स्टोरी, आई वाज रियली हैप्पी फॉर देम ऑनेस्टली. और तो मैं सोचा कि मैं इसको जरूर शो पे शेयर करूं. जो लोग शो रेगुलरली देखते हैं, they all know कि AFC एंड CONCACAF को पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आप ही फॉलो करते हैं. तो मैं ये अब इतनी बड़ी स्टोरी हो चुकी है बिकॉज जब से पिफ ने जो इन्वेस्टमेंट की है इन क्लब्स के अंदर, देखिए यूरोपियन जायंट्स गए हैं. देखिए मारेज को तब उन्होंने उठाया था व्हेन ही वाज एट हिज प्राइम एट मैनचेस्टर सिटी. वो कोई स्ट्रगल नहीं कर रहा था, आखिरी सीजन उसका बहुत अच्छा था मैन सिटी के अंदर. रोबर्टो फर्मिनो ऑब्वियसली मतलब मल्टीपल ट्रॉफी विनर, वो प्रीमियर लीग जीत चुका है, चैंपियन लीग जीत चुका है. सादियो माने ऑफ कोर्स, नहीं आई डोंट थिंक माने प्लेज फॉर अल नासर विद रोनाल्डो. Yeah, but overall gone to Saudi, right? Yeah, gone to Saudi, but इस क्लब ने जो बाइंग्स की ना, मतलब बहुत astute बाइंग्स है इनकी. हर मतलब डिपार्टमेंट को जो ना, हर शोबे को उन्होंने अच्छे से कवर किया है. मतलब एडवार्ड मेंडी भी जो चेल्सी से उन्होंने चैंपियन लीग विनिंग कीपर उठाया है, कोई हल्का बंदा तो उठाया नहीं इन्होंने. तो एंड आइवन टोनी लास्ट सीजन आते हैं इस क्लब के अंदर, और व्हाट एन एस्ट्यूट बाय 40 मिलियन फ्रॉम ब्रेंटफोर्ड इन फैक्ट, एंड व्हाट अ बाय ही हैज प्रूवन टू बी, बिकॉज लीग में भी उनके गोल हैं, और व्हेन इट रियली मैटर्स इन द चैंपियंस लीग जो एशियन वर्जन है उसका, वहां पे भी उन्होंने स्कोर किया. सो आई एम रियली हैप्पी फॉर देम अल्तमश. चलो जी, बहुत मुबारक हो आपको. इस बात पर आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करते हैं चेल्सी वर्सेस लिवरपूल. चेल्सी जो है गार्ड ऑफ ऑनर देता है लिवरपूल को, और फिर उनकी ठीक तरीके से 3-1 के स्कोर लाइन से धुलाई करता है. लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स फॉर दिस मैच एंड डिस्कस इट फर्दर. Good to see Cole Palmer back amongst the goal and goal creations as well. 3-1 से जो है चेल्सी अपने होम पे ये मैच जीतता है. Although they only kept 35% of the possession, लेकिन अगर XG की बात करते हैं, they had a whopping XG of 3.13 in this match. Liverpool surprisingly just 1.05. लेकिन यहाँ पे context ये है कि Liverpool just last weekend beat Spurs and won the Premiership once again after 2020. They were on cloud 9 obviously, and यहाँ पे Arne Slot ने 6 changes भी किए थे इस टीम के अंदर of course, and थोड़ी सी intensity हमें कम नजर आई till he made some substitutions. So fair play to both teams, and Chelsea by winning this have definitely put up their credentials for Europe next season in Champions League. जी लतीफ़. अल्तमश, मैं याद दिलाता चलूँ कि वो जो दिसंबर का सुनहरा वक्त था चेल्सी का, जब जहाँ पे नंबर 2 पे थे वो लीग में, और सब उनको कह रहे थे कि दे गोना चैलेंज लिवरपूल फॉर द टाइटल. दैट पीरियड कोइंसाइडेड विद दैट मिडफील्ड कॉम्बो ऑफ लाविया, काइसेडो एंड एंजो. ये सिर्फ छठा ऐसा मौका था इस मैच के अंदर जब इन्होंने साथ खेला है. आप जस्ट इमेजिन करें उस पीरियड के अंदर अल्तमश लाविया उतना ही इंपॉर्टेंट है चेल्सी के लिए जितना रॉड्री मैन सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है. मैं ये डेफिनेट कहना चाहूँगा यहाँ पे, बिकॉज उसकी जो पासिंग रेंज है, वो जिस किस्म की इतना वो प्रेस रेजिस्टेंट है, क्लोज स्पेसेस से भी वो बॉल को इतनी आसानी से निकालता है, और जो वो अटैकिंग मूव्स क्रिएट करता है पीछे से खड़े रह के, बहुत बड़ी बात है ये. और इसमें इस मैच में जो मेजर एक चेंज ये हुआ कि जब लाविया आता है तो काइसेडो को हमने देखा वो राइट बैक खेलते हैं व्हेन चेल्सी इज आउट ऑफ पोजीशन. इन पोजीशन वो भी मिडफील्ड के अंदर आ जाते हैं. तो ये जो देखिए सिस्टम जो बनाया है एंजो मरेस्का ने, इट हैज़ बिन वर्किंग फैंटास्टिकली वेल, कोई इसमें मुझे डाउट नहीं है. एंड इट जस्ट अनफॉर्चुनेट कि लाविया को उन्होंने कॉन्फ्रेंस लीग के लिए रजिस्टर ही नहीं किया चेल्सी ने. तो अगर वो फाइनल में भी पहुंचते हैं तो लाविया वोंट बी अ पार्ट ऑफ इट. बट आई फील वी वंडर व्हाई दैट हैपेंस विद चेल्सी, राइट? जी अल्तमश, वो सारी बात ये थी कि लाविया की मिनट्स मैनेज करने की जरूरी है इन लोगों के लिए, एंड नॉट द एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ प्लेयर्स दैट दे ऑलरेडी हैव. लेट्स बी ऑनेस्ट हियर. जी अल्तमश, बट लेकिन देखिए ये मैच लिवरपूल सिंपल उन्हीं 2 प्लेयर्स की वजह से हारा है जिन प्लेयर्स ने लिवरपूल जाने से मना किया था. दैट इज लाविया एंड काइसेडो, ऑब्वियसली दे जो चेल्सी और लिवरपूल. एंड जो मिडफील्ड बैटल वो इस वजह से भी हारे क्योंकि उनके जो फर्स्ट 3 जो अटैकिंग मतलब जो प्लेयर्स थे लिवरपूल के, मैकलिस्टर हो गए, सबुस्लाई हो गए, ग्रेवनबर्च हो गए, उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था. तो मतलब फिर ऑब्वियसली चेल्सी के लिए ईजी था वो मिडफील्ड बैटल जीतना, बिकॉज एंडो और बाकी सारे जो हैं, कर्टिस जोन्स हो गए, दे आर नॉट द सेम थिंग एज द ओरिजिनल ट्रियो. Chelsea is now really trying hard कि वो
चैंपियंस लीग की जो पोजीशंस है उसमें ही वो फिनिश करें। तो मोटिवेशन भी ज्यादा थी ना इस वजह से चेल्सी की। एंड कोल पामर ऑब्वियसली वाज ही गॉट द मोस्ट टचेस, ही गॉट द मोस्ट चांसेस क्रिएटेड, सबसे ज्यादा शॉट्स भी उन्होंने ही लिए इस पूरे मैच के अंदर। और मुझे इस मैच में नजर आया कि वो दोबारा इन फॉर्म आए हैं। और एक और जो चीज हमने खूबसूरत चीज देखी कि रीस जेम्स जब ऑफ द बेंच आते हैं, काइसेडो को ऑब्वियसली लाइसेंस मिलता है कि वो मिडफील्ड में खेलें क्योंकि राइट बैक कवर हो गया था स्पॉट, और उन्हीं का वो ड्राइविंग रन था विच वन चेल्सी द पेनल्टी फॉर द थर्ड गोल जो कोल पार्मर ने टक इन की थी। इस मैच में अगर कुछ लिवरपूल के चांसेस की बात करें तो इट इज नूनेस बीइंग नूनेस, 5 यार्ड से उन्होंने एक हेडर मिस किया। ऑब्वियसली अगर वो होता तो फिर स्कोर लाइन डिफरेंट हो सकती है। आपको लगता है कि अभी हम बात करने वाले हैं कि ट्रेंट जा रहे हैं फाइनली क्लब छोड़ के, नूनेस रहेंगे यहाँ पे? काफी उनकी भी चमक गई चल रही है कि ही माइट बी मूव्ड ऑन। आई थिंक लिवरपूल को अगर चैंपियन लीग और मतलब 4 ट्रॉफीज के लिए अगले सीजन compete करना है तो दे नीड अ बेटर स्ट्राइकर देन नूनेस। नूनेस को मैंने जैसे पहले भी कहा है कि ही कुड बी एन आइडियल डर्क आउट वाली सिचुएशन कि उसको बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर बना दें या विंगर बना दें, जो मर्जी बना दें। ही कैन नॉट प्ले एज एन स्ट्राइकर बिकॉज वो वन ऑन वन विद द कीपर या उसके सामने जब मौका आता है गोल करने का वो ब्रेन फ्रीज हो जाता है उसका, वो ही डजंट मेक द राइट डिसीजन। तो उसकी जो बाकी एट्रीब्यूट्स हैं वो यूज करते हुए आप बाकी पोजीशन पे खिला सकते हैं, लेकिन लिवरपूल नीड अ प्रॉपर नंबर 9 और शायद नंबर 9 लाने के लिए उनको नूनेस को बेचना पड़े। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो ऑब्वियसली दे मस्ट सेल हिम। बट 2-3 इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं जो लिवरपूल को स्ट्रेंथन करना है अगले सीजन। ग्रेवेनबर्च का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। सेंटर बैक पे आपको एक बैकअप चाहिए। इब्राहिम कोनाटे और वैन डाइक की जगह फिर आप किसको खिलाएं? कौनसा इतना बड़ा एक डिजास्टर है बिकॉज ही इज द वन हु गेव अवे द पेनल्टी। ठीक है, आपने देखा कौनसा के सर से लग के ही बॉल जो ओन गोल हुआ था वो भी उन्हीं को क्रेडिट हुआ। बिल्कुल। सो यू नो एक ऑब्वियसली राइट बैक पे भी उनको रीइंफोर्समेंट की जरूरत होगी। ऑल्दो ब्रैडली मैं समझता हूँ कुड बी द नंबर 1 राइट बैक, बट लेकिन एक कवर चाहिए वहां पे, स्ट्राइकिंग पोजीशन पे कवर चाहिए, ग्राउंडबर्च की पोजीशन। ये 4 पोजीशंस हैं लिवरपूल को 100% स्ट्रेंथन करना है इफ दे आर टू कम्पीट फॉर द टाइटल एंड द चैंपियन लीग एंड ऑल द अदर ट्रॉफीज एज वेल। चेल्सी ऑन द अदर हैंड ऑब्वियसली अब सारा फोकस उनका कॉन्फ्रेंस लीग का जो सेमीफाइनल है, 3 गोल की लीड ऑलरेडी है वहां पे, रैप दैट मैच अप अगेंस्ट न्यूकासल नेक्स्ट संडे। वो एक तो डायरेक्ट मैं समझता हूँ एक प्लेऑफ की तरह मैच है वो, कि दोनों में से जो जीतता है वो गेम उसका चांस बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है। बिकॉज हमें याद रखना चाहिए न्यूकासल ओवर दिस वीकेंड दे लॉस्ट 2 points अगेंस्ट ब्राइटन। I would say they actually gained 1 point क्योंकि वो हारने पोजीशन से उन्होंने ड्रॉ किया वर्सेस ब्राइटन, तो उन्होंने 1 point वहां गेन किया। थोड़ा सा बिल्कुल, ये अल्टीमेटली आपका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव जो है ना जरूरी है हमें, बहुत जरूरी है वो भी टीम लाइक न्यूकासल। यस यस। तो ब्राइटन ने भी अच्छा खेला था, पेनल्टी जीती, आइजैक ने स्कोर किया, वो वहां पे 1-1 होता है। लेकिन आइजैक हैज ओवर 100 goals playing across 7 leagues now, काफी उनका इंटरेस्टिंग चीज है। लेकिन लेट्स नाउ कम टू ट्रेंट। Are you surprised by the timing of the announcement and are you surprised at all कि वो जा रहे हैं given the fact कि Liverpool were able to retain Salah and Van Dijk, and they were able to retain, और उन्होंने जो ट्रेंट को जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था that would have made him one of the highest paid fullbacks in the world. So definitely it is not about money that he is leaving Liverpool. 20 साल के बाद वो लिवरपूल से सिर्फ और सिर्फ एक उनके जहन में है कि एक जनरल फुटबॉल में अल्टीमेटली एक अनसेड रूल है कि you just do not say no to Real Madrid and Barcelona. हर फुटबॉलर की एक ड्रीम होती है। जूड बेलिंगम ने कहा था ना ये कि when Real Madrid comes knocking the whole house shakes. I think यही हुआ है। Exactly. सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा, इस पे बात करते हैं। Very nice farewell message from Trent Alexander-Arnold. लेकिन काफ़ी वो कहते इसमें मैसेज भी दे गए कि the focus should remain, the limelight should remain on the players who've done so well to win the title, the 20th English top flight title at for Liverpool. ये ना हो कि तमाम अटेंशन हम इनकी तरफ आ जाए और लोग इनको बुरा भला कहें, एंड अपील की अपने फैंस से कि ये अंडरस्टैंड कर सकें कि why he is moving on from Liverpool. What do you make of this message and the timing? अल्टीमेट टाइमिंग मेरे हिसाब से बिल्कुल आइडियल है बिकॉज द टाइटल इज रैप्ड अप राइट, दे हैव नथिंग टू प्ले फॉर। तो ठीक है, अभी आखिरी 1-2 मैचेस के अंदर अगर जो लास्ट मैच एनफील्ड पे होगा अगर थोड़ा लाइमलाइट ट्रेंड के ऊपर आ भी जाती है तो उससे कोई मेरा नहीं ख्याल फर्क पड़ेगा बिकॉज दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी हिज लास्ट गेम। और उसी गेम के अंदर लिवरपूल यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि काफी लिवरपूल फैंस जो हैं वो कंफ्यूज्ड हैं या अपसेट हैं कि स्काउजर छोड़ के जा रहा है। ही इज द ओनली प्लेयर इन द टीम हु इज अ एक्चुअल स्काउजर। इसके बारे में गाने भी हैं कि ही इज अ स्काउजर इन आवर टीम। तो लोग इसलिए अपसेट हैं कि छोड़ के जा रहा है। जैसे उस्मान भी बड़े इमोशनल हो जाते थे शो। लोग इसलिए भी अपसेट है और लोग एक रीजन ये भी है कि भाई वो फ्री में जा रहा है। मतलब क्लब को उनके इसके जाने से कोई फायदा नहीं हो रहा। अगर वो 100 मिलियन या 50 मिलियन दे के जाते तो शायद कोई इतना वावेला ना होता। लेकिन ठीक है, मतलब अल्टीमेटली दिस इज हाउ फुटबॉल इज लव्ड। लाइक नॉट एवरी लिवरपूल प्लेयर इज स्टीवन जेरार्ड। इट वाज ओनली जेरार्ड हु गेव अप ऑल द रिचेस इन द वर्ल्ड एंड ऑल द बिग नेम्स इन द वर्ल्ड टू स्टे एट लिवरपूल। ठीक है, मुझे याद है 2005 में आफ्टर द चैंपियंस लीग जब वो जीते, चेल्सी तकरीबन
तकरीबन वो शर्ट्स भी शायद प्रिंट हो चुकी Yes, थी, yes, एंड देन yes, फिर वो yes. वापस लिवरपूल रह गए। बिल्कुल, और इस तरीके से कई मौके उनको रियल मैड्रिड में जाने के भी मिले थे। इट्स नॉट जस्ट चेल्सी, यू नो, मतलब उन्होंने लेकिन रियल मैड्रिड को मना किया। इसी तरीके एक और नाम है फ्रांचेस्को टॉटी, यू नो, वो रोमा का इतना बड़ा लेजेंड इसीलिए बना कि सिर्फ एक टाइटल वो जीते रोमा में, लेकिन वो एक टाइटल 10 के बराबर है उसके लिए, बिकॉज वो अपने बॉयहुड क्लब के साथ जीता। तो ट्रेंड भी अल्टीमेटली देखिए सब कुछ जीत चुके हैं। ही इज वन द चैंपियन लीग, ही इज वन द प्रीमियर लीग, और अब वो 20 साल की सर्विस के बाद जाना चाह रहे हैं रियल मैड्रिड। मेरा नहीं ख्याल, मतलब एज ए न्यूट्रल तो मैं कहूंगा कि इट्स नॉट अ बैड थिंग टू यू नो लुक आफ्टर योरसेल्फ, Absolutely. because you're joining Real Madrid and not everybody gets the chance to join such a prestigious club. Yes, absolutely. Couldn't agree with you more. In fact, जिस दिन आप नहीं थे और उस्मान यहाँ पे थे, हमने उनको बड़ा समझाया कि आप काबू में आ जाएं। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कस करते हैं ब्रेंटफोर्ड वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये मैच जो है 4-3 के स्कोर लाइन से ब्रेंटफोर्ड जीतता है। याद रहे कि माउंट आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम प्लेइंग एंड स्कोरिंग फॉर यूनाइटेड, लेकिन ब्रेंटफोर्ड कमिंग बैक एंड विनिंग दिस विद द स्कोर लाइन ऑफ 4-3, 7 गोल्स स्कोर्ड ओवरऑल। जरा इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इसे डिस्कस करते हैं। It's a third straight win for Brentford and 15 overall in the English Premier League wins for Brentford. जबकि on the other hand, Manchester United ने अब इस season 16 मैचेस हारे हैं, the worst ever in their Premier League history playing in this competition. उसमें अगर हम बात करते हैं XG की बात करते हैं, shots on target की बात करते हैं, सब में Brentford जो था वो बेहतर था, although United was the team which got the first goal in this match. And एक और context ये भी है कि United fielded the youngest ever team in their history as well in this competition with the age of 22 years and 270 days. इसके साथ साथ Chido Obi becoming the youngest player for United to play in this match. लेकिन 3 गोल ज़रूर वो स्कोर करते हैं, लेकिन overall they can't cross the line and अभी भी वो नीचे लैंग्वेज कर रहे हैं in the bottom half of the table. तमाम फोकस ज़ाहिर बात है उनका यूरोपा के सेकंड लेग सेमीफाइनल पर होगा एंड द फाइनल इफ दे मेक इट व्हिच दे शुड, एंड बट ब्रेंटफोर्ड विनिंग दिस मैच दे आर आल्सो ट्राइंग देयर बेस्ट टू क्वालिफाई फॉर यूरोप नेक्स्ट सीजन। जी लतीफ। Ultimately, I do not blame Amorim at all for selecting this lineup and going with this team forward, because वो इनको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि यूनाइटेड का फ्यूचर डिपेंड करता है यूरोपा लीग के ऊपर। उसकी सक्सेस ही डिफाइन करेगा सीजन और आने वाला फ्यूचर भी, बिकॉज ऑब्वियसली ट्रांसफर बजट डिपेंड करता है चैंपियन लीग के ऊपर और बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं होते हैं। सो इस गेम का अल्टीमेट लूक शॉ की हमने वापसी देखी एंड इट वाज सो अनफॉर्चुनेट कि जो ओन गोल भी आता है वो उनकी मिस कम्युनिकेशन थी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन थी विद द कीपर, जहाँ से वो ओन गोल आता है। फिर जो एक और जो स्कोर भी होता है ब्रेंटफोर्ड का, उसके अंदर भी ये था कि उन्हीं का एक डिफ्लेक्शन लग के शॉ से लग के बॉल अंदर जाती है। सो ही हैड अ रियली पुअर गेम। डिलिक्ट को भी स्टार्ट कराते हैं, उनको मौका मिलता है, ही गॉट इंजर्ड इन द लैटर हाफ ऑफ द गेम। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव्स थे इस गेम के अंदर, दैट वाज मेसन माउंट एंड गर्नाचो, नो क्वेश्चन अबाउट इट। मैंने एमरन आई भी थे, मैंने तब भी कहा था कि जो 2 इनसाइड 10s जो खिलाते हैं वो उन पोजीशंस के अंदर मैं माउंट को और ब्रूनो फर्नांडिस को देखता हूँ, बिकॉज माउंट अपना वो फॉर्म रीडिस्कवर कर पाए जो चेल्सी के अंदर उसने दिखाया था। माउंट इज अ फैंटास्टिक टैलेंट, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। अभी तक यूनाइटेड के फैंस ने देखा ही नहीं है माउंट के जो असली जलवे हैं जो चेल्सी के फैंस ने देख चुके हैं पहले। सो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था कि यहाँ पे वो स्कोर भी करते हैं। गर्नाचो का एक स्पेक्टेकुलर गोल आता है, ही इज आल्सो लुकिंग गुड। तो ये दोनों फ्यूचर के अंदर बहुत मेजर एक रोल प्ले कर सकते हैं अंडर फॉर एमरम। लेकिन बेसिकली ओवरऑल जो यूनाइटेड ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया ब्रेंटफोर्ड की फिजिकलिटी से, एंड और उनके जो लॉन्ग बॉल्स थे, सेट पीसेस थे, क्रॉसेस थे, दे जस्ट कुडंट कोप अप विद इट, एंड दैट वाज स्मार्ट स्ट्रैटेजी बाय ब्रेंटफोर्ड कि उनको पता था कि कहाँ से एक्सप्लॉइट करना है यूनाइटेड को। तो वो डिफेंडर जो थे वो कोप अप नहीं कर पा रहे थे, एंड ऑब्वियसली बेंडर जो कीपर थे ही आल्सो स्टार्टेड ऑफ शेकी, फिर आगे जाके थोड़ा इंप्रूव हुए वो। लेकिन जो गोल्स आए वो अल्टीमेट सेट पीसेस से ही आए, तो यही एक वीकनेस पकड़ के चले, उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। लेकिन और ये जो फॉर्म भी चल रहा है कि ये चौथी अवे गेम के अंदर ये तीसरी डिफीट थी यूनाइटेड की, लेकिन कोई मसला नहीं है। सारा फोकस अभी यूरोपा लीग पे रखें, सेमीफाइनल जीतें और फाइनल में जाएं। फाइनल अगर जीत जाते हैं ना बस फिर किसी ने याद नहीं करना कि लीग के अंदर वो 17 फिनिश की है कि 16 फिनिश की। मैं बता रहा हूँ सब याद कुछ तो हो जाएगा। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वेंगर साहब, आर्सेनल वेंगर जो हैं, आर्सेनल के लेजेंडरी जो कोच मैनेजर रह चुके हैं, उनका बयान आज से 2-3 दिन पहले आया है कि क्योंकि वो टेक्निकल साइड भी देखते हैं फीफा की, कि टीम्स व्हिच विन द यूरोपा शुड नॉट क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग। अल्तमिश मैं तो इसका एक बरक्स एक दूसरी बात भी
मीडिया में पंडित डिस्कस कर रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस लीग का भी जो विनर है उसको भी चैंपियन लीग के अंदर अगले सीजन मौका देना चाहिए। तो लेकिन आई थिंक व्हाई नॉट, बिकॉज देखें ये जो यूरोपा लीग है इसकी एक वैल्यू बढ़ जाती है ना, पीपल गिव इट मोर इंपॉर्टेंस जस्ट बिकॉज वो एक रूट बन गया है चैंपियन लीग में जाने का, तो इसमें क्या हर्ज है। अगर मैं फिर देखूं ना अल्तमश, अगर आप हटा दें इस सीजन का विनर ना खेले चैंपियन लीग, तो क्या टॉटनहम और मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे क्लब्स अपनी फुल फोकस उस पर रखेंगे? नहीं रखेंगे ना वो। तो वो कंपटीशन को एक वैल्यू ऐड करता है, एक ये रिवॉर्ड जो है उसका कि आप अगले सीजन चैंपियन लीग में खेलोगे। बिल्कुल सही बात है। और अच्छा आपने बात की थी सेट पीसेस की, ब्रेंटफोर्ड के गोल सेट पीसेस से आए, तो हम जानते हैं कि इस सीजन सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट सेट पीसेस को आर्सेनल ने किया है, लेकिन इस मैच वर्सेस बोर्नमथ वो नहीं कर पाए। इनफैक्ट उन्होंने सेट पीसेस पे गोल भी खाया और वो खुद स्कोर नहीं कर सके। और उसके साथ साथ हम बात करते हैं ब्रेंटफोर्ड इज नाउ ट्राइंग इट्स बेस्ट टू गेट इनटू यूरोप। उसके साथ साथ बोर्नमथ ने भी अपना मैच जीता, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी जगह बना लें यूरोप के अंदर नेक्स्ट सीजन। एंड इसी तरह से उन्होंने आर्सेनल पर जाके एट द एमिरेट्स जो है आर्सेनल को उन्होंने शिकस्त दी। जरा इस मैच की भी हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इसे डिस्कस करते हैं। It's good to see that hug from Arteta to Adoni Irola, the manager of Bournemouth, and ये मैच जो है 2-1 के स्कोर लाइन से खत्म होता है in favor of the Cherries. And the last time Arsenal conceded 2 goals from set pieces was all the way back in December 2023. क्योंकि they're very good defending at set pieces and scoring themselves. इस मैच में बोर्नमथ के सिर्फ 2 शॉट्स ऑन टारगेट होते हैं, दोनों वो कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि आर्सेनल के 4 शॉट्स ऑन टारगेट होते हैं जिसमें से वो सिर्फ 1 गोल स्कोर कर पाते हैं। तकरीबन लग रहा है यही था कि अर्टेटा इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं खिलाएंगे, given the fact that they are playing again in Paris in midweek and they have to win that match with a decent scoreline as well to qualify for the final. लेकिन उन्होंने pretty strong side खिलाई and they couldn't get the results for this one. जी लतीफ़, in fact लतीफ़ मैं आपसे ये पूछूंगा, the fact that यहाँ पे ये points नहीं निकाल सके, do you see कि Man City now posing a threat to Arsenal's number 2 position? Arsenal is still not mathematically secure to finish in the top 5. तो आप अंदाज़ा लगा लें, अगले 3 मैचेस हैं उनके पास ऑब्वियसली अपनी जगह पक्का करने की, लेकिन मैन सिटी भी आगे उनको क्रॉस कर सकती है। एक नंबर 2 की देखिए रेस ओपन है, इसमें कोई अभी शक नहीं है। आप पीएसजी को बरक्स देखें ना, उस वीकेंड पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने 11 चेंजेस किए थे। मतलब मैंने पीएसजी की लाइनअप देखा, मैं किसी को भी नहीं पहचान सका, सारी अकेडमी की टीम खिला दी थी उन्होंने, बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव द टाइटल रैप्ड अप, सो दे डोंट नीड टू वरी अबाउट द लीग। यहाँ पे आर्सेनल ने एक स्ट्रॉन्ग टीम खिलाई, शुक्र है कि कोई इंजरी का सामना नहीं करना पड़ा, वरना आर्टेटा बहुत रिग्रेट करते इस डिसीजन को। लेकिन ठीक है ये बात, हमने देखा कि यू नो सेट पीसेस से स्ट्रगल किया। हॉयसन का जो पहला गोल था ब्रेंटफोर्ड की बोर्नमथ का, तो वहाँ पे थ्रो इन से वो गोल आता है और नोबडी जंप्ड विद हॉयसन, वो आराम से उनको हेडर लिया उन्होंने और वो गोल कर दिया। एवन नील्सन का भी जो गोल आता है वो भी कॉर्नर से ही आता है। सो I mean, which is completely, uncharacteristic from Arsenal, because Arsenal का set piece prowess defensively and attackingly दोनों बहुत शानदार है, because they have a dedicated set piece coach and what not। और वो हमेशा एक ये होता है कि जब भी Arsenal को attacking third के अंदर set piece मिलता है तो वो कैमरा सारा फोकस उनकी कोच पे करते हैं, वो लाइन वो आगे आ जाते हैं और फिर वो इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देते हैं। शायद उनको अब डिफेंसिव प्लेस के अंदर भी आगे आके इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि भाई कैसे डिफेंड करें, क्योंकि दोनों गोल वहीं से हुए। लेकिन डेक्लन राइस अगेन वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बिकॉज उनका ये एक ड्राइविंग रन था, ऑडिगार्ड का क्रॉस आता है, वो टैप इन करते हैं, गोल स्कोर करते हैं। साका ने कर्लर मिस किया, मार्टिनेली वाज गुड ऑन द लेफ्ट, आई फील बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन ही couldn't really get any goals. Arsenal tried, but Bournemouth on the other hand, their first away win at Arsenal उनकी हिस्ट्री में, तो ये भी एक उनके लिए काफ़ी एक अच्छी बात थी। एंड नंबर 8 की जो पोजीशन है दैट इज़ गोइंग टू बी इनफ फॉर यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग स्लॉट। सो बोर्नमथ हो गए, ब्राइटन हो गए, ब्रेंटफोर्ड हो गए, ये तीनों compete कर रहे हैं उस एक स्लॉट के लिए, नंबर 8 की पोजीशन के लिए। सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट विक्ट्री फॉर देम एंड लेट्स सी इफ दे आर एबल टू गेट दैट 8th स्पॉट। बिल्कुल सही बात है। तो इस वक्त ऑल्दो टॉप लिवरपूल जीत चुका है, टीम्स रेलेगेट हो चुकी हैं, नंबर 2 टू नंबर 10 जो है बड़ी अच्छी इस वक्त इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन चल रही है इंग्लिश प्रीमियर लीग के अंदर। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे स्पेनिश ला लीगा की, जहां पे अभी भी टॉप 2 की रेस जारी है बिटवीन बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड। दोनों टीमों ने वीकेंड्स पे अपने मैचेस जीते। पहले देख लेते हैं बार्सा का मैच, उन्होंने हराया रियल वैलाडोलिड को, जो ऑलरेडी रेलेगेट हो चुके हैं इस कंपटीशन से, बट दे गिव देम अ टफ टाइम एंड बार्सा मेड अ लॉट ऑफ चेंजेस एज वेल टू देयर नॉर्मल स्टार्टिंग लाइनअप। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स फॉर दिस वन।
जी, Barca getting a win over there despite the fact that Real Valladolid went up first in the 6th minute जब वहाँ पे इवान सैंचेज जो है गोल कर देते हैं। इस मैच में हांजी फ्लिक 10 चेंजेस करते हैं बार्सा की टीम के अंदर एंड उसके बाद वो 2-1 के स्कोर लाइन से जीतते हैं। They had a possession of 82% and साथ साथ 1.93 का उनका XG था। It was despite the fact that Real Valladolid have been relegated from the La Liga, they still give a pretty good fight to, you can say, the B team of Barcelona. And the fact is कि बार्सा ने पूरे 3 पॉइंट्स लिए और अपनी लीड जो है बरकरार रखी in the top of the table. जी लतीफ़, अल्टीमेटली फर्स्ट वर्सेस 20th का मैच था, सो यू नो आई एम नॉट रियली सरप्राइज्ड कि फ्लिक ने इतनी ज़्यादा चेंजेस की, 9 या 10 चेंजेस थे उनके। अच्छा, टर स्टेगन को यहाँ पे मौका मिला 7 महीने की इंजरी ले ऑफ के बाद वो आ रहे थे। वो ऑब्वियसली उससे पहले नंबर 1 चॉइस थे और जर्मन नंबर 1 एंड यू नो वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स इन द वर्ल्ड उनको कहा जा रहा था बिफोर हिज इंजरी। यहाँ पे जो सैंचेज का जो गोल था वो अच्छा उन्होंने एक पहला क्रॉस से निकाला, डिफ्लेक्टेड क्रॉस था वो। उसके बाद हमने देखा कि जो डैनियल रॉड्रिगेज थे वो उन्होंने ये गेम स्टार्ट की थी, यानी फर्स्ट हाफ के अंदर बेचारे इंजर हो जाते हैं और लमीन यमाल को आना पड़ता है पहले हाफ के अंदर ही ऑफ द बेंच। सेकंड हाफ के अंदर गावी भी इंजर होते हैं, तो ये दो एक इंजरी सिचुएशन जिस मैच से निकल के आई। लेकिन उसके अलावा यू नो रफीनिया अगेन यू नो कमिंग ऑफ द बेंच, उनका भी एक हाफ वॉली शॉट था जो उन्होंने बॉटम कॉर्नर के अंदर हिट किया। सो बार्सिलोना गॉट द जॉब डन आफ्टर मेकिंग ऑल द चेंजेस। सब्स्टिट्यूशंस डेफिनेटली करनी पड़ी उनको मैच जीतने के लिए, लाइक लमीन यमाल को भी आना पड़ा, रफीनिया को भी आना पड़ा, बड़े प्लेयर्स को आना पड़ा, बट आई थिंक दैट इज स्टिल गुड इनफ। पेड्री को भी एक हाफ मिला, सेकंड हाफ के अंदर हमने देखा फ्रैंकी डी जॉन्ग आ गया। क्रूज ने बड़ी स्टेटमेंट दी है क्रूज पेड्री के बारे में, दैट ही इज मोर इंपॉर्टेंट देन लमीन यमाल। आई एग्री ही इज राइट नाउ द बेस्ट मिडफील्डर। अच्छा, इसके अंदर क्रेडिट आपको हैंसी फ्लिक को देना पड़ेगा, बिकॉज जो उसकी पेड्री की जो ओरिजिनल पोजीशन थी, ही यूज्ड टू प्ले इन द फ्रंट 3, वो विंग पे खेलते थे या नंबर 10 पे खेलते थे। यहाँ पे जो उनको एक आंद्रे पिल्लो वाले जो रोल दिया है ना कि सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द बैक 4, वहां से वो पासिंग अपनी गेम दिखाता है, वहां से वो पूरा मिडफील्ड को कंट्रोल करता है, जिस तरीके से टोनी क्रूज रियल मैड्रिड में किया करते थे। तो इट टेक्स वन ग्रेट टू रिकॉग्नाइज अनदर ग्रेट, राइट? तो मैं बिल्कुल सहमत हूं और ये नए रोल के अंदर तो बिल्कुल थ्राइव करें अलॉन्ग साइड फ्रैंकी डी जॉन्ग। इन दोनों की जो पिवट बन गई है मिडफील्ड में, बहुत ही एक इन्फ्लुएंशियल है कि डिफेंसिव वर्क भी करते हैं, अटैकिंग वर्क भी करते हैं, और जो डिफेंस और अटैक का जो लिंकअप है ना भाई, पेड्री छा गया उस पोजीशन के अंदर, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट रियल मैड्रिड जिनका मैच था मुझे सेल्टा विगो, एंड यहाँ पर भी नजर आया कि इट वाजंट दैट इजी फॉर रियल मैड्रिड, बट दे केम अलोंग विद अ 3-2 विन, एंड इसमें एम्बापे के जो है 2 गोल्स आते हैं फॉर रियल मैड्रिड इन हिज फर्स्ट कैंपेन फॉर द स्पेनिश जायंट्स। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स फॉर दिस वन। 3-2 win over there for Real Madrid, keeping the pressure on Barcelona. इस वीकेंड पे पहले बार्सा का मैच था, वो जीते, 7 पॉइंट की लीड हो गई उनके पास, and then Real Madrid came back, won this one and shrunk it down to back 4 पॉइंट्स। और उसके साथ साथ अब नेक्स्ट वीक जो इनका होगा एल क्लासिको, वो आई थिंक डिसाइड कर सकता है कि टाइटल किस तरफ जाएगा। इस मैच के अंदर एम्बापे के 2 गोल्स आते हैं, अब वो 24 गोल्स कर चुके हैं 30 मैचेस के अंदर, राइट बिहाइंड रोनाल्डो एंड वैन निस्टेलरॉय इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग द मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स इन देयर ओपनिंग सीजन, एंड ओवरऑल 34 गोल्स उनके हो चुके हैं इस सीजन विद रियल मैड्रिड। जी, कैसे देखते हैं इस मैच को आप? सिर्फ एक गोल पीछे हैं वो लेवेंडोव्स्की के फॉर द गोल्डन बूट इन ला लीगा, बट पिचीची कहा जाता है मेरे ख्याल से ला लीगा के अंदर उसको स्पेनिश में। यहाँ पे अल्तमश देखें, इनकी ब्रेस आती है, एक गोल और असिस्ट आर्दा गुलर का आता है। आर्दा गुलर के बारे में एंचेलोटी ने कहा है कि ही इज़ गोइंग टू बी अ वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर फॉर रियल मैड्रिड। उन्होंने कहा है कि भाई जिस किस्म की क्लोज पोजीशंस के अंदर वो पासेस जो निकालते हैं और जो प्रेस रेजिस्टेंस है उनकी आर्दा गुलर की, और जो एक विजन है पासिंग का, तो वो उनको एज अ मिडफील्डर यूटिलाइज करें, ऑल्दो ही स्टार्टेड ऑफ एज अ यू नो एज अ विंगर, बट एंचेलोटी नोज हाउ बेस्ट टू यूज आर्दा गुलर, और वो थ्राइव भी कर रहे हैं। इतनी कम मिनट्स उनको मिली है, लेकिन जब भी उनको मौका मिलता है ही परफॉर्म्स, राइट? एम्बापे के लिए उन्होंने एक ज़बरदस्त थ्रू बॉल निकाली थी, जिससे सेकंड गोल एम्बापे का हुआ था। पहला गोल जो एम्बापे का था वो एक लॉफ्ट पास था बेलिंगम का, सो ही गॉट दैट गोल। और जो आर्दा गुलर ने खुद भी जो गोल स्कोर किया था वो कॉर्नर से शॉट खेला उन्होंने, वास्केस के साथ 1-2 किया, फिर एक टाइट एंगल से उन्होंने बॉल निकाली, तो वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त गोल था। रियल गॉट द जॉब डन, although it was not simple. Courtois did had to make a couple of saves from आसपास से भी उनको सेव करना पड़ा, ड्यूरान से भी उसको कोर्टवा को सेव करना पड़ा। 3-0 के बाद 3-2 हो गया, तो एंडिंग में थोड़ी नर्वी हो गई थी रियल मैड्रिड के लिए,
लेकिन ये कि इट सेट्स अप नाइसली फॉर एल क्लासिको नेक्स्ट संडे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:15 बजे, 7 या 7:15 बजे मैच है वो। और आपकी काफ़ी आपके साथ होगी और आपकी मिक्स चार्ट जरूरी है ये संडे रिचुअल चलते हैं, आप सबको बता रहे हैं। चलें जी, आगे बढ़ते हैं एंड सेलिब्रेट करते हैं। बिल आखिर हैरी केन ने एक ट्रॉफी जो है अपने नाम कर ली, क्योंकि अच्छा इसमें भी ट्विस्ट के बगैर ये नहीं होना था। ऑन सैटरडे जब आरबी लाइप्जिग और बायर्न म्यूनिख का मैच होता है तो वो 3-3 गोल से बराबर रहता है। बायर्न म्यूनिख ये मैच जीत रहा था, एंड में जाके आरबी लाइप्जिग का गोल आता है। हैरी केन ये मैच नहीं खेल रहे थे सस्पेंशन की वजह से, वो टच लाइन में ज़रूर आए थे ताकि वो सेलिब्रेट कर सकें। जैसे आरबी लाइप्जिग का गोल आता है और वो चीज़ रुक जाती है, एंड देन ही हैड टू वेट अनदर डे फॉर द फैक्ट दैट लेवरकूसन अपना मैच जो है वो ड्रॉ करें। एंड जब वो हुआ तब फाइनलाइज ये चीज़ हुई कि हैरी केन ने पहली बड़ी ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। तो नजर डालते हैं आरबी लाइप्जिग और बायर्न म्यूनिख के हाइलाइट्स के। This was less about Bayern Munich winning their 34th German title and 33th Bundesliga title, and more about Harry Kane winning something. And even जब गोल होता है लाइप्जिग की जानिब से तो पहला जो कैमरा शॉट आता है वो विंसेंट कंपनी के ऊपर नहीं, वो हैरी केन के ऊपर आता है जो टच लाइन पे खड़े हुए थे। बहुत देर कर दी मेहमान आते आते बट मेहमान आ ही गया फाइनली इस वीकेंड पे जब लेवरकूसन का भी ड्रॉ हो गया। फाइनली अच्छा, आई वाज वाचिंग दिस लाइप्जिग और बायर्न म्यूनिख का गेम, उसका आखिरी के मैं चंद पल देख रहा था, और जब 3-2 की स्कोर लाइन थी तो उस वक्त टाइटल बायर्न म्यूनिख के हाथ में था, बिकॉज अगर वो जीत जाते तो वो उसी वक्त सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन वो जो इंजरी टाइम के अंदर जो पेनल्टी कंसीड की है बायर्न म्यूनिख ने, मैं वहां पे हैरी केन की शक्ल देख रहा था और उनकी शक्ल पे कोई 12 बजे में तो लिखा होता नॉट अगेन, यू नो। बट आई फेल्ट बैड फॉर हिम एट दैट पॉइंट इन टाइम, बट ऑब्वियसली ही कुडंट डू एनीथिंग फ्रॉम द बेंच। और वो वही कहते हैं कि इतना ट्विस्ट being the highest goal scorer for England in so many competitions and there being their talisman, being the face of English football, लेकिन finally बिल्कुल। तो यहाँ पे यही हुआ कि अच्छा उसके बाद जब लेवरकूसन ने वो अपना मैच ड्रॉ किया है तो वो इंस्टाग्राम पे एक वीडियो रिलीज की थी हैरी केन ने, जब वो सेलिब्रेट कर रहे थे अपने सारे बायर्न म्यूनिख के फैंस के, बायर्न म्यूनिख के प्लेयर्स के साथ। एरिक डायर भी उस वीडियो के अंदर शामिल थे, बिकॉज ऑब्वियसली इन दोनों की दोस्ती है, एंड एरिक डायर का ये लास्ट सीजन है बायर्न म्यूनिख के अंदर, ही इज गोइंग टू गो टू मोनाको। सो यू नो दैट वाज अ नाइस मोमेंट फॉर हैरी केन। एंड जिस तरीके से आपने कहा कि मीडिया का भी अभी पेपर्स भी हम देखेंगे तो सारा फोकस हैरी केन के ऊपर ही है। ऑल्दो विंसेंट कंपनी को बड़ा क्रेडिट देना चाहिए, ही वाज द 5th चॉइस यू नो अपॉइंटमेंट जब वो मैनेजर उनको सेलेक्ट किया था। ठीक है वो उसमें नहीं कर सके, चैंपियन लीग में इतना आगे नहीं बढ़ सके, लेकिन प्रोग्रेस अगर आपने देखना है ना बायर्न म्यूनिख का, तो वो जो 2 मैचेस थे अगेंस्ट लेवरकूसन इन द चैंपियन लीग, जब दोनों मैचेस में कंफर्टेबली बायर्न म्यूनिख ने हराया था लेवरकूसन को, तो उसने प्रूव किया था कि भाई बायर्न म्यूनिख अभी हेड एंड शोल्डर्स अबव है। पिछले सीजन एक आउटलायर था, एक्सेप्शन था, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग अच्छा मैं उसको आउटलायर, क्योंकि मेरी उससे उस्मान से भी इसी बारे में डिबेट हो रही थी। आई डोंट सी दैट एज एन एक्सेप्शन, क्योंकि वो जो प्लेयर्स थे लेवरकूसन के पास वो इस वक्त इतने सारे नहीं हैं। दैट्स व्हाई दे लेट द प्लेयर्स गो, थी उनकी बाइंग भी नहीं थी। सो अगेन एंड कंपेयरिंग विद द लाइक्स ऑफ बायर्न म्यूनिख, True. Last season was definitely exception. That Leverkusen coming out of nowhere and winning that competition. जी अल्टीमेटली, लेकिन देखिए लास्ट सीजन whatever Alonso touched, you know, it turned to gold. इस सीजन Alonso ने भी मिस्टेक्स किए हैं, और मैं अभी भी यही समझता हूँ कि इतना मतलब 2-2.5 सीजन की बेसिस के ऊपर रियल मैड्रिड उसको कोच अपॉइंट कर ले, आई डोंट सी दैट एज अ वेरी वाइज डिसीजन। लेकिन एक मीडिया के अंदर इतना एक PR मशीनरी पूरी उनकी काम कर रही है कि Alonso को इतना ज्यादा बड़ा बना दिया है। भाई वो 2-2.5 साल ही तो हुए हैं उनको मैनेज करते हुए, मतलब उन्होंने क्या किया जिंदगी में। बात ये कि नहीं, इससे पहले वो स्पेन में कोचिंग कर चुके हैं टॉप लेवल पे, एंड बी टीम भी की है ना, रियल की उन्होंने बी टीम भी की हुई है। मैं यही तो कह रहा हूँ, बी टीम ज़िडान भी वहीं से आए थे। देखिए मैं हमेशा इस शो में कहा, ज़िडान एंड पेप गार्डियोला आर आउटलायर्स। उनको अगर आप नॉर्म समझेंगे ना तो वो फिर आपको पूरा चीजें खराब हो जाएंगी इस तरीके से। ये मैं आपको बताता हूँ, इन दोनों को देखते हुए जो ना हमने कई ऐसे एग्जांपल देखे कि प्लेयर्स फॉरन रिटायर हो गए, कोच बने और वो फेल हुए। उसमें फ्रैंक लैम्पार्ड का नाम आता है, ठीक है ना, इतनी हाइप थी उसकी, वो नहीं कर सका। स्टीवन जेरार्ड का नाम आता है, और भी मतलब बहुत सारे, आंड्रे पिर्लो नाम आता है इसके अंदर, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम एक उस मैनेजर की बात करें जिन्होंने I'm forgetting Real Batista, who he was coaching in Spain. I'm forgetting the maybe I'm getting the A team को तो नहीं कोच किया था ना? He has, and then he was at the B team of Real Madrid, which did very well. उसके बाद with Leverkusen he got the unexpected. They kicked Bayern Munich off their perch. So this guy definitely has more, कहते हैं ना, more credit in the bank compared to the names you've taken like Lampard and Steven Gerrard.
देखिए लैम्पार्ड भी डार्बी को वो प्लेऑफ जिता के आया था, उसने भी चेल्सी को जो वो बैन लगा, ट्रांसफर बैन, वहां पे उसने मैनेज करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद एवर्टन में फेल हुआ। मतलब वो उस लेवल पे नहीं परफॉर्म कर सका, आंड्रे पिर्लो नहीं परफॉर्म कर सका, थियागो मोटा यूवेंटस के अंदर आते हैं 6-8 महीने के अंदर सैक हो जाता है। यंग मैनेजर 1-2-3 सीजन के एक्सपीरियंस के बाद वो समझेगा कि वो किसी टॉप क्लब को मैनेज कर सकता है। तजुर्बे का कोई नेमल बदल नहीं होता, इसीलिए एंचेलोटी को हमने देखा ना कि वो क्यों हर बार जब भी उसको रियल मैड्रिड में आता है चैंपियंस लीग जिता के जाता है रियल मैड्रिड को, वो बिकॉज तजुर्बा है ना। तो मैं पर्सनली देखिए इट्स ओके टू डिसएग्री विद यू, बट लेकिन मैं पर्सनली आई स्टिल बिलीव के शाबी अलोंसो नीड्स मोर time, needs to see more ups and downs in other leagues, right? बायर्न मतलब एक बुंडेसलीगा के अंदर के एक्सपीरियंस के बिना के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि वो एक अच्छी अपॉइंटमेंट साबित हो सकता है रियल के लिए। इसका भी अच्छा काउंटर है जी। आप वहां से आर्ने स्लॉट को लाएं एरेदिवीजी से, बात यही हो रही थी कि एरेदिवीजी का तो कोई वो ही नहीं है, आके उन्होंने विदाउट एनी बाइंग इस टीम को जिताया। माइकल एडवर्ड एक जीनियस है, मैं हमेशा कहता हूं। उसकी वजह यह है कि वो इस कोच को लेकर है जिसका क्लॉप का और उसका सेम कोचिंग स्टाइल था इन टर्म्स के भाई सेम फॉर्मेशन खिलाते थे 100% जी। बट अच्छी बात है ना वो टू फिल द शूज ऑफ जर्गन क्लॉप एंड टू अचीव व्हाट ही हैज डन, दैट टू 5 मैचेस प्रायर। बिल्कुल आप उनकी केम फ्रॉम एरेदिवीजी, राइट? जी 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 तो बात यही हो रही थी कि यार ये देखें ये तो इतने हल्की लीग है। नहीं मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं ना, किसी भी लीग के अंदर वो बंदा रहे लेकिन भाई कुछ साल लगाए तो सही। अलोंसो भी 18 से कोचिंग के अंदर ही है वो नहीं अल्तमश अब वो मतलब बी टीम में कोच करना हो गया या तो लेकिन लेवरकुसन के साथ भी अब 3 से 4 साल हो गए। नहीं 2.5 साल हुए 2.5 साल ओके, लेकिन उससे पहले वो कहाँ थे? उससे पहले अल्तमश बी टीम्स के अंदर थे। मैं चेक करता हूं, आपने जो मुझे कहा रियल ला लीगा के अंदर वो कोच करे थे, टीम में थे। मैं चेक करूंगा, मुझे याद नहीं पड़ा लेकिन आई विल डेफिनेटली चेक इट। पेप बी टीम से आए थे। पेप और ज़िडान ये दोनों आउटलायर्स थे। मैंने यही तो देखिए 2 सक्सेस में आपने 2 सक्सेस कन्वीनियंस हो गए कि बस ये आउटलायर्स हैं। आप 2 सक्सेसेस मुझे गिनवा रहे ना, मैं आपको 10 फेलियर्स गिनवा दूंगा प्लेयर्स के। 2 गिनवाए, लैम्पार्ड एंड एंड्रिया पिर्लो, थियागो मोटा। पिर्लो का भी मैं आपसे एग्री इसलिए नहीं करूंगा, जब वो जुवेंटस गए थे वहां रोनाल्डो थे और जब उस वक्त के कैरेक्टर्स थे वो पॉसिबल नहीं था कि उनको मैनेज करना। तो ज़िडान ने और पेप ने कैसे पॉसिबल बनाया? उनके पास भी इतने सारे सुपरस्टार ईगोस थे, उन्होंने मैनेज किया ना। यस बट पिर्लो अगेन you can't compare Pirlo to those guys, right? In my humble opinion. देखिए मैं आपको बता रहा हूँ फेलियर ज्यादा हैं, सक्सेसेस कम है। दो नाम जो है ना, इन्होंने पिछले 20 साल में एक पूरा परसेप्शन क्रिएट किया है कि भाई एक्स प्लेयर एक अच्छा कोच बन सकता है। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट सेइंग कि एक्स प्लेयर अच्छा कोच बन सकता है। आई एम जस्ट सेइंग कि आपने तो पहले से राइट ऑफ कर दिया अलोंसो को बिफोर इज इवन। मैं कह रहा हूं उससे तजुर्बा नहीं है, इतने बड़े ईगोस को मैनेज करने का कहां तजुर्बा है उनके पास। मैं कहता हूं बिल्कुल तजुर्बा है, गिवन द फैक्ट कि इवन लेवरकुसन के अंदर जो प्लेयर्स थे वो ज्यादातर आई थिंक प्लेयर्स लाइक ग्रेनाइट जाका उनको मैनेज किया उन्होंने, ठीक है ना? तो सब ग्रेनाइट जाका आई फील अगर वो जाएंगे तो वो कर लेंगे। चलिए अभी उनको मौका तो खैर मिलने ही वाला है ना। एग्जैक्टली वो बातें कर रहे हैं, वहां तो कुछ हुआ ही नहीं है। उनकी अपॉइंटमेंट हुई नहीं है। उनकी अपॉइंटमेंट तो देखिए लाजमी होनी, बिकॉज एंचेलोटी ने क्लियर कह दिया कि भाई 25 तारीख से पहले मैं नहीं कमिट करूंगा ब्राजील के लिए जब तक आखिरी मैच ला लीगा के अंदर नहीं हो जाता। बिकॉज हमें याद रखना चाहिए ला लीगा रेस इज स्टिल ऑन, राइट? अगर वो अगले एल क्लासिको जीत जाते हैं तो फिर सिर्फ 1 पॉइंट का गैप हो जाएगा रियल और बार्सिलोना का, तो वो उस रेस को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे। लेकिन इट्स गोना बी अ फैसिनेटिंग अपॉइंटमेंट, स्पेशली जब ट्रेंट वहां पे जाएंगे तो फिर और जो इस वक्त लेवरकुसन के अंदर वो 3 मैन डिफेंस खिला दें तो रियल मैड्रिड में क्या वो अपना सिस्टम खिलाएंगे, क्या वो अपने आप को अडेप्ट करेंगे रियल मैड्रिड के हिसाब से? देखना है किस तरीके से होता है अल्तमश। बट मैं चलिए एक क्रेडिट देता हूं, मैं शाबी अलोंसो को एक क्रेडिट देता हूं। वो बास्क कंट्री से हैं और बास्क कंट्री के जो मैनेजर्स यूजुअली जो निकल के आते हैं ना वो सारे जबरदस्त होते हैं। ये एक उनको मैं क्रेडिट दे सकता हूं। उसके अलावा लेवरकुसन ने जिताया वो तो आप दे ही नहीं रहे हो। चले आगे लेवरकुसन को एक सीजन जिता दिया ना, कंसिस्टेंटली 2-3 सीजन जिताया, तो मैं कहूं कि यार नहीं यार बंदे में बात है। लेवरकुसन की हिस्ट्री आप जानते हैं, वो ये क्लब है जिसको जर्मनी में नाम दिया गया था नेवरकुसन। बिल्कुल उनको जिताया उन्होंने। एब्सोल्युटली 1 सीजन। हां तो कैन अ टीम लाइक नेवरकुसन, राइट? भाई क्लाउडियो रेनियरी ने लेस्टर को जब टाइटल जिताया था तो उसके बाद क्या क्लाउडियो रेनियरी के रियल मैड्रिड को मैनेज करने चले गए थे। अब क्लाउडियो रेनियरी जो खुद 70 साल के थे उस एज में, उनको एक यंग मैनेजर कंपेयर कर रहे हैं। नहीं 70 उस जमाने में 70 साल के नहीं थे, 2015 में तो 60 के होंगे। तो क्या वो 2015 में वो क्या 50 के हो गए थे? 5 साल पीछे कर लें, 10 साल, कितने साल पीछे कर लें? 10 साल पीछे कर लें, 60 के थे वो। हाँ। अभी कितने का अलोंसो? वो तो 70 साल के हो गए ना रेनियरी। अलोंसो स्टिल यंग। तो अगेन वो तो रेनियरी से कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं। आप खुद कह रहे हैं नहीं कंपैरिजन बनता है ना। मैं कह रहा हूं ना एक आउटलायर था ना, लेस्टर को जिताने का आउटलायर था। उसके बाद उनको दुनिया को मान लेना चाहिए था कि भाई नंबर 1 कोच है, तो नहीं माना ना दुनिया। उसके बाद
वो पेडिग्री लेके आ रहे थे, इतना एक्सपीरियंस अपने साथ लेके आ रहे थे लेस्टर, उनको जिताया, उसके बाद उन्होंने अच्छा फिनिश नहीं किया और फिर वो रेलेगेट हुआ, वो वहां से चले गए। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही ऐसा ही। लेवरकूसन इस वक्त नंबर 2 पर है क्योंकि स्क्वाड उनका इतना अच्छा है कि भाई नंबर 2 पे तो और वो रहेगा प्लेयर्स वो जा अभी। चुके हैं जिन्होंने जिताया था। मैं कहता हूँ 5 साल गुजारे हैं वो, लेवरकूसन ने 5 साल गुजारे, एक और दफा टाइटल चैलेंज करें बायर्न म्यूनिख को, तो मैं मानूंगा कि भाई अलोंसो में कुछ है बात। हमारी तो ये चलती रहेगी, आगे बढ़ते हैं एंड हमारा शो हो और उसमें सेल्टिक और रेंजर्स का जिक्र ना हो, अगर ओल्ड फॉर्म डार्बी हो, ऐसा हो नहीं सकता। जल्दी से जरा ओल्ड फॉर्म डार्बी के हाइलाइट्स देख लेते हैं। 1-1 के स्कोर लाइन से जो ओल्ड फॉर्म डार्बी जो है वो ड्रॉ होती है, फिनिश होती है। उसके साथ ऑब्वियसली 2 हफ्ते पहले ही सेल्टिक ने जो है अपना 31st स्कॉटिश टाइटल जो है रैप अप कर लिया था। और AFC के साथ एंड कॉन्कैकाफ के साथ एक और चीज़ लतीफ़ बड़ी फॉलो करते हैं, वो है स्कॉटिश प्रीमियर लीग। जनाब क्या कहेंगे हम? बिल्कुल भी मैं फॉलो नहीं करता हूँ स्कॉटिश प्रीमियर लीग, बट हमारे शो के लिए कर लेते हैं, बस आपके शो के लिए करना पड़ता है। सेल्टिक का जीतना और मतलब यू नो इट्स अनदर फेदर इन द कैप फॉर ब्रेंडन रॉजर्स। और अब मुझे लगता है कि दोबारा बातें शुरू हो जाएंगी कि शायद इंग्लिश प्रीमियर लीग के अंदर एक रिटर्न हो सके ब्रेंडन रॉजर्स की, लेकिन मेरे ख्याल से वो अपना वक्त गुजार चुके हैं। अभी स्कॉटलैंड आई थिंक खुश हैं वो सेल्टिक को मैनेज करके, उनको टाइटल जिता रहे हैं। रेंजर्स के साथ उनकी एक राइवलरी चल रही है, बट स्टिल मतलब स्क्वाड वाइज सेल्टिक इज प्रीटी सुपीरियर टू रेंजर्स। अच्छा, रेंजर्स इज बीइंग बॉट बाय एन अमेरिकन इन्वेस्टर, तो वो तो दैट कुड बी इंटरेस्टिंग, दैट कुड बी इंटरेस्टिंग कि वो फिर वहां पे इन्वेस्टमेंट आएगी तो थोड़ा कंपेटिटिव हो जाएगा दोनों की। ये दोनों की इतनी एक राइवलरी और जो हिस्ट्री है, रिवायती हरीफ जिसे हम कहते हैं दोनों को। सो ऑब्वियसली रेंजर्स बेहतर प्लेयर्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, तो इट्स गोना बी गुड फॉर द लीग ओनली, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। और आप ही के इनएक्सपीरियंस मैनेजर बकौल आपके स्टीवन जेरार्ड जब वहां पे थे उस टाइम पे सेल्टिक को हरा रहे थे इस टीम के साथ, इसी टीम के साथ। एक और चीज मैं ऐड कर दूं, रियल सोशिएडाड की बी टीम को मैनेज किया था शाबी अलोंसो ने, ए टीम को ला लीगा में अभी मैनेज नहीं किया। बिल्कुल सही है, लेकिन इसका क्या जवाब देंगे कि इनएक्सपीरियंस मैनेजर ने इन प्लेयर्स के साथ जिता दिया। तो ठीक है, तो मैं स्कॉटिश प्रीमियर लीग के अंदर कोच करना एक अलग बात है। मैं कह रहा हूं तो बिल्कुल स्कॉटिश, मैं कह रहा हूं देखिए स्कॉटिश ये प्रीमियर लीग जर्नी की होती टीम को ही है। उन्होंने हराया, किसी मैं बता रहा हूं मार्स की या गैलेक्सी में बाहर जाके नहीं हराया। देखिए यही एक मैनेजर की जर्नी होती है कि आप एक छोटी लीग के अंदर स्टार्ट करते हो अपना करियर, उसके अंदर आप वक्त लगाते हो, साल लगाते हो, एक्सपीरियंस गेन करते हो, उसके बाद आप ऊपर आते हो ना आराम आराम तो से। जर्मनी छोटी लीग आप कह रहे हैं भाई 100% एज कंपेयर टू ला लीगा हो गया, एज कंपेयर टू इंग्लिश प्रीमियर लीग हो गया। बायर्न म्यूनिख ने 34 टाइम्स जीता है जी, रियल मैड्रिड ने 36 टाइम्स जीता है। वन क्लब डोमिनेशन, यही पॉइंट है ना आपका कि एक टीम डोमिनेट करती है। एक टीम डोमिनेट करती है बुंडेसलीगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए तो फिर स्पेन का बता दें 36 टाइम्स रियल ने जीता नहीं है। स्पेन तो इटली के अंदर जुवेंटस ने 36 टाइम जीता है। देखिए मैं कहूंगा ला लीगा के अंदर 2.5 टीम्स तो है ही है ना, एक बार्सिलोना और आधी एथलेटिको मैड्रिड है, वो भी कभी कभी चैलेंज कर देती है। तो देखिए कंपैरेटिवनेस का फर्क है दोनों लीग्स के अंदर। बायर्न म्यूनिख और जो बुंडेसलीगा है उसके अंदर तो पिछले 10 साल एक ही टीम टाइटल जीती थी ना। ये 10 साल कैसे, लेकिन ओवरऑल अगेन वही जो बात है ना कि नहीं तो फार्मर्स लीग है, तो वह आपकी लीग 1 उठा लें, पीएसजी ने आपके सारी इंग्लिश टीम्स को हरा दिया इस दफा हरा दिया बिकॉज लुइस एनरिके एक राइट मैनेजरियल अपॉइंटमेंट पूरा टीम का नक्शा बदल सकती है। वो मैनेजरियल मैनेजर का जरूरत है ना, तो लीग तो बेचारी बुरी नहीं हुई। भाई लीग तो है ना, अनकंपैरेटिव लीग है ना, इन द सेंस के देखिए डेटा उठा के देख लेना कि आप दोनों का आप रेवेन्यू उठा लें, आप स्पेंडिंग उठा लें। For the point of having a counter argument, and I still feel, despite whatever you said, Alonso might just be a good appointment for Real Madrid. चलिए मैं तो देखिए एज ए न्यूट्रल चाहूंगा कि अलोंसो सक्सेसफुल हो रियल मैड्रिड में, ताकि एक हैंसी फ्लिक वर्सेस अलोंसो का एक अच्छा कंपटीशन रहे वहां पे। लेट्स सी इट्स टू अर्ली। अभी देखिए सबसे फैसला अभी समर विंडो के अंदर ही हो जाएगा कि किस किस्म की स्क्वाड में रीइंफोर्समेंट्स करना अलाउ होती हैं अलोंसो को। अगर वो अपने हिसाब से स्क्वाड बना लेगा तो फिर एक अच्छा एक राइवलरी डेवलप हो सकती है, मेरा ख्याल है। बिल्कुल सही। चलिए जी नजर डालते हैं न्यूज़पेपर्स के ऊपर ऑफ यूरोप, किस तरह से उन्होंने इस वीकेंड का जो है एक्शन कवर किया और टॉप न्यूज़ उन्होंने कवर की। लेट्स हैव अ लुक एट ऑल द न्यूज़पेपर्स। फर्स्ट अप ऑन आवर स्क्रीन इट इज एक्सप्रेस स्पोर्ट एंड ये है संडे सुबह का। ये कवर कर रहा है आर्सेनल एंड बोर्डमथ, जो बोर्डमथ जीता 2-1 के स्कोर लाइन से। गुनर बी टफ, यस डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी टफ बिकॉज नाउ दे प्ले PSG, back to back losses for Arsenal. Then La Gazzetta dello Sport ये कवर कर रहे हैं इंटर मिलान एंड लोतेरो मार्टिनेज, जिन्होंने अपना इस वीकेंड का मैच जीता। एंड मार्का जो है उनके फ्रंट पेज पे इट्स एम्बापे एंड आर्दा गुलर जो स्कोरर्स थे अगेंस्ट सेल्टा विगो। एंड मंडो के फ्रंट पेज पे है लेवेंडोस्की, आर्मा, सेक्रिता। एंड मिरर स्पोर्ट के फ्रंट पेज पर हैं यू गॉट कोल पामर, ब्लू आर्या, ये आज सुबह का है।
given the fact that Cole Palmer is back in the headlines and Star Sport के front page पे है Troll King Cole. ये भी controversy चल रही है जो लोग troll कर रहे थे Cole Palmer को and he's hit back as well. Palmer strikes the silence on his okay Sun Sport के front page पे Harry Kane चाय पी रहे हैं. Harry's won a trophy. And it only took him 5,223 days. Ibrox shame. जब भी हमने डिस्कस किया Celtic versus Rangers, तो Ibrox पे एक इंसिडेंट हुआ था कि उनके फैंस ने जो टीफो रेस किया था उस पर जो है बहुत ही बुरा जो है क्रिटिसिज्म सामने आ रहा है कि नहीं होना चाहिए था. प्लस बॉटल्स भी फेंकी गई पिच के ऊपर जो रेंजर्स खुद कंडेम कर रहा है और अपने फैन से को जो है कंडेम कर रहा है. एंड डेली एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे भी कोल पामर ही है. कोल टर्न्स एयर ब्लू. एंड टेलीग्राफ के फ्रंट पेज पे अगेन यू गॉट कोल पामर. आई थिंक इंग्लिश मीडिया मिलके हेडलाइन बनाता होगा. देखिए हर अखबार के फ्रंट पेज पे कोल पामर ही है. एंड ऑफ द ड्राउट पामर फाइनली स्कोर्स देन स्लैम्स. एंड इंडिपेंडेंट के फ्रंट पेज पे अगेन कोल पामर. दिस इज द मैच इन विच चेल्सी बीट लिवरपूल. कीप द ड्रीम अलाइव. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ये संडे सुबह का स्टार स्पोर्ट है. इनके फ्रंट पेज पे अर्थेता गन शाय एंड लेफ्ट पर हैं केन ट्रॉफी कर्स लिव्स ऑन. बट संडे को ये चीज़ बेहतर हो गई एंड ट्रॉफी फाइनली इनके नाम हो गई. And these are the newspapers from over the weekend and how the European media covered football. And we've come to the end of the show. तो थोड़ा सा लतीफ़ से predictions ले लेते हैं. Let's see if I agree with him on this one. Oh, we also have tables. Let's have a look at the tables के इस वक्त क्या situation है यूरोप की टॉप लीग्स के अंदर. And Premier League में लिवरपूल तो ऑलरेडी लीग जीत चुका है, लेकिन आर्सेनल, सिटी, न्यूकासल, चेल्सी, नॉटिंघम फॉरेस्ट, एस्टन विला, बोर्नमथ, ब्रेंटफोर्ड, ब्राइटन, तमाम स्पॉट्स जो हैं स्पेशली नीचे के जो हैं फ्रॉम थर्ड टू 10th, they are fighting for Europe in all the three competitions. And given the 3 matches left, you never know if City can actually come and pip Arsenal for the second position as well. Let's see if that happens. Bottom half was done and dusted. Southampton, Leicester and Ipswich have been relegated. So West Ham, Spurs and United कुछ भी कर लें अब वो इस सर्वाइव करने वाले हैं प्रीमियर लीग के अंदर. In the La Liga, Barca, Real Madrid, the race continues. और अगले हफ्ते जो El Clasico होगा वो काफ़ी डिसाइड करेगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है. That should be one to look out to क्योंकि दोनों टीमों ने इस वीक भी अपने मैचेस जीते हैं. And over in Italy, Napoli won their match, so did Inter Milan. तो इधर भी जो है 3 पॉइंट्स का फ़र्क है. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्कॉट मैकटोमिनी जो है he is capturing the imagination of the Napoli fans and proper मैकटोमिनी मीडिया मेनिया चल रहा है वहाँ पे. Who would have thought कि जिस प्लेयर को यूनाइटेड ने बेचा हो वो इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है. इनफैक्ट एंटनी रियल बेटिस में जो है उनकी 10 गोल की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है जितना उनकी 72 मैचेस में नहीं थी फॉर यूनाइटेड. And Bayern Munich over the weekend won the Bundesliga and for the 34th time became champions of Germany. Leverkusen can now not mathematically win in any situation or position. And that's the show for this evening. But before we go, Lateef, कैसे देखते हैं आप midweek को? We've got the big Champions League and then Europa and a very big conference. देखो कॉन्फ्रेंस में तो चेल्सी फाइनल में पहुंच जाएगी. वहाँ पे मैं समझता हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस टॉटनहम फाइनल होने वाला है. दैट इज़ टेकन केयर ऑफ. बट लेकिन जो चैंपियन लीग है उसके अंदर आर्सेनल का जो मैच है वर्सेस पीएसजी, मतलब मैं मेरा वोट पीएसजी को है. आई सी पीएसजी बीटिंग आर्सेनल इजीली. एंड बार्सिलोना इंटर के अंदर इट्स वेरी क्लोज. सैन सीरो पे मैच है. लौटारो मार्टिनेज नहीं है वहाँ पे, बाल्डे नहीं है. इट्स गोना बी क्लोज बट इट कुड बी एनीवन. मतलब बड़ा एक मुश्किल है. Sitting on the fence for that one. चलिए शायद होम एडवांटेज में इंटर मिलान को दे दूं. मुझे भी लग रहा है कि शायद कुछ बरक सी होने वाला है. इंजागी जो है ना कुछ एक टैक्टिकल मास्टर क्लास ले हैं बार्सिलोना के खिलाफ, तो हो सकता है. बिल्कुल सही. चलें जी, ऑन दैट नोट हम लेंगे आपसे इजाजत. इंशाल्लाह फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी. एंजॉय ऑल द स्पोर्टिंग एक्शन ऑन पीटीवी स्पोर्ट्स और ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम ऑफ किक ऑफ. अपना ख्याल रखें. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ.